कामयाबी मुझे मिले या ना मिले ये अलग बात है, लेकिन मैं मेहनत ही ना करूं ये गलत बात है। जय हिंद। इतिहास के दूसरे पार्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम इतिहास से संबंधित कुछ बेसिक चीजों को जाने थे, जैसे इतिहास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास के जनक कौन है, भारतीय इतिहास के जनक किन्हें माना गया है, इतिहास पढ़ना आवश्यक क्यों है, इतिहास का महत्व क्या है और इतिहास को कितने काल खंडों में बांटा गया है। इन सब की जानकारी हम पिछले वीडियो में ले चुके हैं। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से पूरा पाषाण काल को पढ़ेंगे। इतिहास के काल खंड को हाईलाइट करते हुए मुख्य रूप से पूरा पाषाण काल को पढ़ेंगे। और हाँ, मैं एक वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, इन सब की जानकारी एक ही वीडियो में दे चुकी हूँ। एक ही वीडियो में सब बताने की वजह से वीडियो काफी लंबा हो गया है, जो कि आप लोगों को पसंद नहीं है। इसलिए मैं अब एक एक करके छोटा छोटा वीडियो बनाने का प्रयास कर रही हूँ। इस वीडियो में पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वाले वीडियो में नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आपको इतिहास से संबंधित कुछ बेसिक चीज है उनको जानना है, उसके बाद पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ना है, फिर मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ना है, उसके बाद नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको आदि ऐतिहासिक काल यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना है। तो चलिए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और इतिहास के काल खंड को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में जाने थे, इतिहास को 3 काल खंडों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिकल पीरियड या हिस्ट्रीज को कह सकते हैं। तो इतिहास को कितने काल खंडों में बांटा गया है? 3 काल खंडों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल जो है, इसकी जानकारी हमें पुरातात्विक वस्तुओं से मिलती है। इसकी जानकारी के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो आखिर प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी के लिए लिखित साक्ष्य उपलब्ध क्यों नहीं है? प्राग ऐतिहासिक काल के जो मानव थे वो सबसे प्रारंभिक मानव थे। सबसे प्रारंभिक मानव को प्राग ऐतिहासिक काल में रखा गया है और वे पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, जिसके कारण लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो प्राग ऐतिहासिक की जानकारी हमें सिर्फ पुरातात्विक वस्तुओं से ही मिलती है। इतिहासकार जो है पुरातात्विक वस्तुओं के आधार पे ही अनुमान लगाकर हमें बताए हुए हैं कि आखिर प्राग ऐतिहासिक काल में कौन कौन सी घटना घटी हुई है। आदि ऐतिहासिक काल, इसकी जानकारी भी पुरातात्विक वस्तुओं से ही प्राप्त होती है। इसकी जानकारी के लिए लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, किंतु इसको पढ़ा नहीं जा सका है। इस समय के जो मानव थे पता नहीं किस भाषा में लिख कर गए हैं कि आज तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। चाहे तो अभी एक बार ट्राई कर सकते, शायद आप पढ़ ले। तो आदि ऐतिहासिक काल की जानकारी हमें पुरातात्विक वस्तुओं से मिलती है। इसकी जानकारी के लिए लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, किंतु इसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक काल, इसकी जानकारी हमें पुरातात्विक वस्तु और लिखित स्रोत दोनों से प्राप्त होती है और लिखित स्रोत को सरलता से पढ़ा भी जा सकता है। तो आप इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, प्राग ऐतिहासिक इतिहास की वह कालखंड है जिसकी जानकारी हमें पुरातात्विक वस्तुओं से मिलती है। इसकी जानकारी के लिए कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इस समय के मानव पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। आदि ऐतिहासिक काल के बारे में आप लिख सकते हैं, आदि ऐतिहासिक काल इतिहास की वह कालखंड है जिसकी जानकारी पुरातात्विक वस्तुओं से मिलती है। इसकी जानकारी के लिए लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, किंतु इसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक काल, इतिहास की वह कालखंड जिसकी जानकारी पुरातात्विक वस्तुएं और लिखित स्रोत दोनों से प्राप्त होती है। लिखित स्रोत को सरलता से पढ़ा भी जा सकता है। तो ये 3 कालखंड हैं।
उसके बाद आपको जानना ये है कि प्राग ऐतिहासिक काल को ही पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। पाषाण का अर्थ क्या होता है? पत्थर होता है। तो पाषाण का अर्थ होता है पत्थर और प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल कहा गया है। तो आखिर पाषाण काल क्यों कहा गया है? प्राग ऐतिहासिक को पाषाण काल क्रिश्चियन थॉमसन ने कहा। उन्होंने यहाँ पे मिलने वाली पुरातात्विक वस्तुओं के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा। तो प्राग ऐतिहासिक को पाषाण काल कहा। पाषाण का अर्थ क्या होता है? पत्थर होता है। प्राग ऐतिहासिक काल के जो मानव थे ना, उनका जीवन पत्थरों पर ही आश्रित था। वो पत्थर के गुफाओं में रहते थे, पत्थर से ही आग लगाते थे, पत्थर से ही शिकार करते थे, पत्थर की सहायता से शिकार करते थे और पत्थर के औजार, पत्थर के हथियार का प्रयोग करते थे। यानी उनका पूरा जीवन पत्थरों पर ही आश्रित था, जिसके कारण इस काल को पाषाण काल कहा गया है। किसने कहा? क्रिश्चियन थॉमसन ने। आदि ऐतिहासिक को कांस्य युगीन कहा गया है। इस समय के जो मानव थे वो कांसा का खोज किए थे और अधिक से अधिक कांसा का प्रयोग कर रहे थे, जिसके कारण आदि ऐतिहासिक को कांस्य युगीन कहा गया है। ऐतिहासिक काल को लौह युगीन कहा गया है, क्योंकि इस समय लोहा का खोज हुआ था। तो आप इन तीनों युग को याद रखेंगे। प्राग ऐतिहासिक को पाषाण काल कहा गया है, आदि ऐतिहासिक को कांस्य युगीन कहा गया है, ऐतिहासिक काल को लौह युगीन कहा गया है। ये 3 युग हैं, पाषाण काल, कांस्य युग, लौह युग। इसको हम 3 युग कह सकते हैं ना। 3 युग को हम एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोले, स्टैंडर्ड वर्ड में बोले तो क्या बोल सकते हैं? त्रियुगीन। शुद्ध हिंदी की बात करें यानी 3 युग में बांटा गया तो त्रियुगीन बोल सकते हैं ना। तो त्रियुगीन, इतिहास के त्रियुगीन विभाजन किसने किया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे बार बार ये पूछा जाएगा। इतिहास के त्रियुगीन विभाजन किसने किया? क्रिश्चियन थॉमसन ने। क्रिश्चियन थॉमसन ने इतिहास को पाषाण काल, कांस्य युग एवं लौह युग में बांटा और इन्होंने पुरातात्विक वस्तुओं के आधार पर बांटा। यहाँ पे जो भी पुरातात्विक वस्तुएं मिली, अधिक से अधिक जिसका प्रयोग होता था, उसके आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। याद रखिएगा, भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। और इतिहास के त्रियुगीन विभाजन किसने किया? क्रिश्चियन थॉमसन ने। इतिहास के जनक किन्हें माना गया है? हेरोडोटस। पिछले वीडियो में हम जाने थे इतिहास के जनक हेरोडोटस। भारतीय इतिहास के जनक मेगास्थनीज। भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। इतिहास के त्रियुगीन विभाजन क्रिश्चियन थॉमसन। इतिहास को कितने कालखंड में बांटा गया है? 3। कौन कौन से? प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। कांस्य युग किस काल को कहा जाता है? आदि ऐतिहासिक। एक एक को आप अच्छे से याद रखिएगा। प्राग ऐतिहासिक में हम पाषाण काल को पढ़ते हैं और पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। आदि ऐतिहासिक में हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं और ऐतिहासिक काल में हम प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल को पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा पाषाण काल को पढ़ेंगे। तो चलिए हम पाषाण काल को पढ़ने का प्रयास करते हैं। पाषाण काल यानी स्टोन एज। पाषाण काल को इंग्लिश में स्टोन एज कहते हैं और पाषाण काल का अर्थ पत्थर होता है। तो पाषाण काल किसे कहते हैं? पाषाण काल इतिहास का वह काल है जब मानव का जीवन अत्यधिक पत्थरों पर आश्रित था। जैसे पत्थरों के गुफाओं में रहना, पत्थरों से आग पैदा करना, पत्थरों से शिकार करना, पत्थरों के औजार एवं हथियार का प्रयोग करना। तो आप कह सकते हैं पाषाण काल इतिहास का वह काल है जब मानव का जीवन पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित था। उदाहरण, पत्थरों के औजार एवं हथियार का प्रयोग करना, पत्थरों से शिकार करना, पत्थरों से आग पैदा करना, पत्थरों के गुफाओं में शरण लेना। पाषाण का अर्थ क्या होता है? पत्थर। भारत में सर्वप्रथम पाषाण काल की जानकारी रॉबर्ट ब्रूस फूट दिए हुए थे। तो आप कह सकते हैं ना, भारतीय पाषाण कालीन इतिहास के जनक कौन है? रॉबर्ट ब्रूस फूट।
तो आप इसको याद रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे वो पाषाणकालीन सभ्यता की जानकारी दिए हुए थे। यानी आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, भारतीय पाषाणकालीन इतिहास के जनक कौन है? रॉबर्ट ब्रूस फुट। या फिर भारतीय पाषाणकालीन इतिहास की जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया? रॉबर्ट ब्रूस फुट। कब दिया? 1863 में। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को इंग्लिश में पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक पीरियड, नव पाषाण काल को नियोलिथिक पीरियड, ताम्र पाषाण काल को चाल्कोलिथिक पीरियड कहते हैं। तो चलिए अब हम पूरा पाषाण काल के बारे में जानते हैं। पूरा पाषाण काल में मानव के द्वारा क्या क्या किया गया था, उन सभी घटनाओं को जानने का प्रयास करते हैं। पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक पीरियड 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व के समय को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। अलग अलग बुक में इसका काल जो है अलग अलग देता है, लेकिन आपको एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। एनसीईआरटी में लगभग 25 लाख से 12,000 दिया है। इसके आसपास भी अगर आता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। आपको बस ध्यान रखना है 25 लाख से 12,000 ईसा पूर्व के समय को पूरा पाषाण काल कहा गया है। अलग अलग बुक या अलग अलग टीचर इसका काल जो है अलग अलग बताएंगे, लेकिन आपको जो याद रखना है वो इसके आसपास ही रखना है। लगभग में ये है 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व के समय को पूरा पाषाण काल कहा गया है। आपको पहले भी पता है कि ये पूरा पाषाण काल यानी प्राग ऐतिहासिक की जानकारी हमें सिर्फ पुरातात्विक वस्तुओं के आधार पर होती है। तो यहाँ पे जो कुछ भी है वो सिर्फ अनुमान लगाया गया है। तो अनुमान जो लगाया गया है जिसके कारण कंफ्यूजन काफी ज्यादा रहता है। कोई बुक में कुछ और देता है तो कुछ बुक में कुछ और ही देता है, लेकिन आपको एनसीईआरटी का ही फॉलो करना है। तो पूरा पाषाण काल का समय कब से कब तक माना गया है? 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक। ये उल्टा क्यों चल रहा है, समझ रहे हैं ना आप? देखिए बता देते हैं। ईसा मसीह के जन्म को 0 वर्ष मान लिया जाता है। ईसा मसीह के जन्म को 0 वर्ष मान लिया जाता है और इनके जन्म से पूर्व जितना भी घटना है उसको बीसी में रखा गया है। यानी बीसी का मतलब कहे तो ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। इसका हिंदी होता है बिफोर क्राइस्ट और हिंदी में बोले तो ईसा पूर्व। यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले जितना भी घटना हुआ है उसको ईसा पूर्व कहते हैं या बीसी कहते हैं। और जन्म के पश्चात जितना भी घटना है उसको एडी या फिर ईस्वी कहा जाता है। एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी और बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट। तो ये जन्म से पहले की घटना है, इसलिए यहाँ पे 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व कहा जाए। तो इनके जन्म से 25 लाख पहले से लेकर 12,000 तक। तो ये उल्टा ही चलेगा। जरा सोचिएगा, इनके जन्म से जो है 25 लाख पहले, इनके जन्म से 25 लाख पहले और उसके बाद 12,000 तक ले जितना काल जो है 25 लाख से 12,000 उसको पूरा पाषाण काल कहा गया। तो ये उल्टा ही चलेगा। पूरा पाषाण काल के लोग जो थे उनको आखेटक, आदि मानव और खाना बदोश कहा जाता है। आखेटक का अर्थ होता है शिकारी, यानी जो शिकार करता है उसे क्या कहते हैं? शिकारी। यानी जो आखेट करता है उसे आखेटक कहते हैं। इतिहास की भाषा में शिकारी को आखेटक कहा जाता है। तो कहीं भी आखेटक लिखा रहेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसका मतलब आपको शिकारी समझना है, और आखेट रहेगा तो आपको उसका मतलब शिकार समझना है। यानी पूरा पाषाण काल के जो लोग थे उनको आखेटक कहा जाता है। आखेटक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये शिकार करते थे, शिकार करके ही अपना पेट भरते थे, शिकार करके ही ये अपना जीवन यापन करते थे। या तो मनोरंजन के लिए शिकार करते थे या पेट भरने के लिए शिकार करते थे। तो शिकार करने की वजह से इनको आखेटक कहा जाता है, इनको आदि मानव कहा जाता है। आदि का अर्थ होता है प्रारंभिक। इस आदि का अर्थ होता है प्रारंभिक। तो इस काल में सबसे प्रारंभिक मानव को रखा गया है। पूरा पाषाण काल में सबसे प्रारंभिक मानव के रखने के कारण ही इसको आदि मानव कहा जाता है। आदि का अर्थ क्या होता है?
प्रारंभिक, आखेटक का अर्थ शिकारी। इनको खाना बदोश भी कहा जाता है। खाना बदोश का मतलब होता है खाद्य संग्राहक। शुद्ध हिंदी की बात करें तो इसको कहते हैं खाद्य संग्राहक, और इतिहास की भाषा में बात करें तो खाद्य संग्राहक को कहते हैं खाना बदोश। खाना बदोश का मतलब ये भी हो सकता है कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य पेट का भर जाना होना। जैसे आप जानवरों को समझ सकते हैं, जानवरों का उद्देश्य क्या होता है, उनका कैसा भी पेट भर जाए, किसी भी तरह से उनका बस पेट भर जाना चाहिए, यानी वो खाना बदोश होते हैं। या फिर आप छोटे बच्चे को देख लीजिए, छोटे बच्चे जो हैं उनके भी जीवन का यही उद्देश्य है। जब तक वो छोटे हैं तब तक कहीं हम बात कर रहे हैं उनके, उस समय जब वो छोटे हैं तब उनका उद्देश्य क्या होता है, कैसे भी उनका पेट भर जाना चाहिए। आप उनको कुछ भी दे दीजिए तो वो मुंह में ही लगाते हैं। मुंह में क्यों लगाते हैं, बस उनको पेट से ही मतलब है, अपने मुंह से ही मतलब है। उनको आपके जैसे बीपीएससी या यूपीएससी करने के बारे में वो नहीं सोचते, या सोचते हैं आपके जैसे नहीं सोचते हैं। जब उनको भूख लगती है तो रोने लगते हैं, और जब भी उनका पेट भर जाता है तो पहले जैसे ही हाथ पैर अपना मारकर खेलने लगते हैं। तो जो प्रारंभिक मानव थे, यानी पूरा पाषाण काल के जो मानव थे, उनके भी जीवन का एकमात्र उद्देश्य था पेट भर जाना, कैसे भी उनका बस पेट भर जाना चाहिए। इसलिए उन्हें खाद्य संग्राहक यानी खाना बदोश कहा गया है। पूरा पाषाण काल के जो मानव थे वो क्वार्टजाइट, सल्क, ब्लेड आदि से बने औजार का प्रयोग करते थे। याद रखिएगा, क्वार्टजाइट, सल्क, ब्लेड इन सभी से बने वो औजार का प्रयोग करते थे। पूरा पाषाण काल सबसे लंबा कालखंड है। सबसे अधिक मानव कहीं अपना समय व्यतीत किया है तो वो है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मानव सबसे अधिक समय बिताया है। तो सबसे लंबा कालखंड होने के कारण इसको 3 चरण में बांटा गया है। पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उत्तर पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के चरण से किसी भी तरह का गंभीर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, यहाँ से प्रश्न पूछा ही नहीं जाता है। इसलिए आपको बस इसके 3 चरण का नाम ही याद रखना है, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उत्तर पूरा पाषाण काल। कहीं कहीं पूर्व को निम्न पूरा पाषाण काल भी दे देता है और उत्तर को उच्च पूरा पाषाण काल भी दे देता है। तो आपको बस चरण का नाम याद रखना है, रख भी सकते हैं इसके चरण का नाम याद, लेकिन यहाँ से किसी भी तरह का गंभीर प्रश्न नहीं पूछा जाता है। अब आप बार बार काल पढ़ रहे हैं, पूरा पाषाण काल के काल, तो कभी इतिहास के काल, तो कभी प्राग ऐतिहासिक के काल। बार बार काल पढ़ने के वजह से कंफ्यूजन होना शुरू हो ही गया होगा। जाहिर सी बात है, कंफ्यूजन होना तो शुरू हो ही गया होगा। तो चलिए एक बार आप रिकॉल कर देते हैं। इतिहास को 3 काल खंडों में बांटा गया है। ध्यान से सुनिएगा, इतिहास को 3 काल खंडों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। यहाँ पे हम प्राग ऐतिहासिक पढ़ रहे हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। यानी पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है और इतिहास को 3 काल खंडों में बांटा गया है। उसके बाद हम पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पूरा पाषाण काल को फिर 3 चरण में बांटा गया है। पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उत्तर पूरा पाषाण काल। ध्यान रखिएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। पूरा पाषाण काल का सबसे बड़ी उपलब्धि है आग की खोज। शिकार के क्रम में ही आग का खोज हो गया। तो आग की खोज जो है वो पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाएगा, ये आपको हर जगह मिलता होगा। आग की खोज किस काल में हुई? पूरा पाषाण काल में। याद रखिएगा, आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई है। पूरा पाषाण काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थल का नाम है, इनको आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। यहाँ से कौन कौन सी चीज मिली हुई थी और स्थल का नाम भी याद रखना है। तो चलिए स्थल का नाम हम देखते हैं। अतिरमपक्कम, हथनोरा। पहले आप 2 स्थल का नाम याद कीजिए, अतिरमपक्कम, हथनोरा। अतिरमपक्कम जो है वो तमिलनाडु में है, हथनोरा मध्य प्रदेश में है। अतिरमपक्कम और हथनोरा से मानव की खोपड़ी का प्रथम प्रमाण मिला हुआ है। किस काल में मिला हुआ है? पूरा पाषाण काल में। ये पूरा पाषाण काल के ही स्थल हैं। तो आप सबसे पहले 2 स्थल का नाम याद कीजिए, अतिरमपक्कम, हथनोरा।
अतिरंपकम कहाँ है? तमिलनाडु में। हथनोरा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यहाँ से क्या मिला है? मानव के खोपड़ी का प्रथम प्रमाण मिला हुआ है। उसके बाद आप याद कीजिए मिर्जापुर, यूपी में मिर्जापुर है, आप जानते होंगे यूपी में ही है मिर्जापुर। तो मिर्जापुर से तीनों काल के औजार मिले हुए, 3 काल यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तीनों काल के औजार मिले हुए हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण स्थल है भीमबेटका, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। भीमबेटका आपको याद रखना है। भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में नर्मदा नदी घाटी के किनारे है। भीमबेटका से क्या मिला हुआ है? भीमबेटका से प्राचीनतम गुफा चित्रकारी मिली हुई है। पूरा पाषाण काल के जो मानव थे वो मनोरंजन के लिए चित्रकारी करते थे, शिकार करते थे, नृत्य करते थे, मछलियों को पकड़ते थे। ये मनोरंजन का उनका साधन था। तो उनकी जो चित्रकारी थी वो किसी भी प्रकार की जटिल नहीं होती थी, सिंपल चित्रकारी होती थी। जैसे मान लीजिए वो हाथी देखे, जंगल में हाथी देखे तो सिंपल सा वो चित्र बना देते थे। जैसे उन्होंने हाथी को कुछ इस प्रकार से बना दिया। सिंपल सी चित्रकारी। जो भी जंगल में जानवर देखते थे तो आकर उसको गुफा पे उसको बना देते थे। तो गुफा चित्रकारी कहाँ पे मिली है? भीमबेटका में मिली हुई है। इसको शिलाश्रय चित्रकारी भी कहा जाता है। इस चित्रकारी की सबसे बड़ी विशेषता थी कि इसको तीनों काल में देखने मिला है, पूरा पाषाण काल में भी, मध्य पाषाण काल में भी, नव पाषाण काल में भी। तो ये सारे स्थल का नाम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अभी याद कीजिए इसको, अतिरंपक्कम हथनोरा, एक साथ याद कीजिए, अतिरंपक्कम हथनोरा। यहाँ से मानव के खोपड़ी का प्रथम प्रमाण मिला हुआ है। अगर आपसे पूछा जाएगा मानव का खोपड़ी का प्रथम प्रमाण कहाँ से मिला है, और ऑप्शन रहेगा हथनोरा, अतिरंपक्कम, मिर्जापुर, भीमबेटका। भीमबेटका नहीं, दोनों ए और बी दोनों मान लीजिए। तो अतिरंपक्कम और हथनोरा दोनों हो जाएगा। मानव के खोपड़ी का प्रथम प्रमाण अतिरंपक्कम, हथनोरा। तीनों काल के औजार कहाँ मिले हैं? मिर्जापुर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्रकारी के लिए, शिलाश्रय चित्रकारी के लिए, या फिर गुफा चित्रकारी के लिए। तो ये रहा पूरा पाषाण काल की जानकारी। इनको आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए एक बार रिकॉल कर देते हैं। पूरा पाषाण काल का समय 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व। पूरा पाषाण काल के मानव को क्या कहा जाता है? आदि मानव, अखेटक, खानाबदोश। पूरा पाषाण काल में किस चीज की खोज की गई? आगे की। सबसे लंबा कालखंड पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में कौन से औजार का प्रयोग किया जाता था? क्वार्टजाइट, सल्क, ब्लेड। पूरा पाषाण काल को कितने चरण में बांटा गया है? 3। पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उत्तर पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफा चित्रकारी। मिर्जापुर, तीनों काल का औजार मिला है। अतिरंपक्कम और हथनोरा, मानव के खोपड़ी का प्रथम प्रमाण मिला हुआ है। तो ये है पूरा पाषाण काल से संबंधित जानकारी। आप एक एक करके सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मध्य पाषाण काल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।